मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देहातनामा पर देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस, जिसमें हम जो है वो डीएपी की शक्ल में ज़मीनों में डालते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हम नाइट्रोजन के मुतल्लिक थी, जो हम यूरिया या कैन गुआरा या मुख्तलिफ तरह की जो यूरिया के रिलेटेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको नाइट्रोजन के और यूरिया के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फास्फोरस के मुतल्लिक है। इस टॉपिक में हम जो है वो फास्फोरस के मुतल्लिक तमाम मालूमात कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस कुराए अर्ज़ पर 92 92 जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 18 जो हैं वो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें से 15 जो है वो ज़मीन से पौधे हासिल करते हैं। बाकी जो 3 हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो पौधे हवा या पानी से इसका हासिल करते हैं। अब इस कैटेगरी को जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अदर्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधे की 1 किलो पैदावार हासिल करने के लिए जो है वो 50 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और इसी तरह जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 1 मिलीग्राम से कम जो है वो, अगर हमने 1 किलोग्राम पौधे से कोई फसल हासिल करनी है तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 1 मिलीग्राम से भी कम जो है वो पैदावार मकदार जो है वो ज़मीन में डालेंगे। अब इसी तरह से जो हमारा जो है वो एक पीरियोडिक टेबल है न्यूट्रिएंट्स का पौधों की नशोनुमा के लिहाज से, उसमें फास्फोरस जो है वो दूसरे नंबर पर है और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पौधों की नशोनुमा के लिए ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। तो अगर हम पाकिस्तानी ज़मीनों की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो ऐसे इलाके पर मौजूद है जहाँ पर 90% जो है वो एरिड और सेमी एरिड है, जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। और उसके अलावा जो है वो खुश्क ज़मीनें हैं, मैदानी इलाके हैं, जिसके लिए तमाम जो है वो ऐसी सहूलतें हैं जिसकी वजह से फास्फोरस जो के लिए ये माहौल नाकाम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो फास्फोरस में की कमी का शिकार हैं। दूसरा जो है वो पाकिस्तान की ज़मीनों की पीएच या तेज़ाबियत जो है वो 7 से ज़्यादा है, यानी कि वो अल्कलाइन है, जो है असासी तरह की हैं और कैल्केरियस सॉइल हैं। ये दोनों चीज़ें भी जो है वो फास्फोरस की कमी का बाइस हैं। अगर हम फास्फोरस के थोड़े से जो है वो फिगर्स के मुतालिक देखें तो ऐसी ज़मीनें जिसमें अगर हम 1 किलो ज़मीन लें और उसमें 7 मिलीग्राम जो है वो फास्फोरस हो, तो हम कहेंगे कि वो ज़मीन फास्फोरस की कमी है। इसी तरह से अगर हम ऐसी ज़मीन लें जिसमें 7 से 15 मिलीग्राम जो है वो फास्फोरस हो, तो हम उसको कहेंगे कि जी ये दरमियानी तरह की ज़मीन है जिसमें फास्फोरस दरमियानी मिकदार में मौजूद है। और अगर हम ऐसी ज़मीन के 1 किलो लें जिसमें टेस्ट करने के बाद जो है वो हमें 15 मिलीग्राम फास्फोरस मिले, तो हम कहेंगे कि ये ज़मीन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। अब फास्फोरस जो है वो पौधों की ज़िंदगी में करता क्या है? सबसे पहला काम जो है ये फ़ोटोसिंथेसिस का में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करता है। फ़ोटोसिंथेसिस क्या है कि एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे हवा और पानी और सूरज की रोशनी को जो है वो इस्तेमाल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज़ बनाते हैं, जो कि पौधों की खुराक होती है। तो फ़ोटोसिंथेसिस कह लें कि ये फास्फोरस का सबसे मेन काम जो है वो पौधों में भी, ज़िंदगी में भी जो सबसे अहम काम होता है वो खुराक बनाने का अमल होता है। और सूरज की जो एनर्जी है वो हमारे फूड चेन में दाखिल ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए होती है। बाकी इसके अलावा जो हमें रोशनी या नज़र आती है वो सूरज की रोशनी तो ज़रूर होती है, लेकिन जो सूरज की एनर्जी है, जो ताकत है, वो पौधे ही हमारे फूड चेन में उस एनर्जी को दाखिल करते हैं। दूसरा जो है वो फास्फोरस हमारे डीएनए का हिस्सा है। डीएनए क्या है कि जिस तरह से अब तो बहुत आम लोगों को पता है कि डीएनए कोई क्रिमिनल केस हो तो हम कहते हैं कि जिसका डीएनए टेस्ट करवाएं। तो डीएनए एक्चुअली जो है वो उसके जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा होता है, जो उसको विरासत में जो है जो खसूसियात जो है वो हम कहते हैं कि ये बच्चा या माँ पे है या बाप पे है। तो वो जो खसूसियात जो उसकी माँ से मुतल्लिक होती हैं या बाप से मुतल्लिक होती हैं, उसकी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जीनियाती मादा होता है। तीसरा जो है फास्फोरस का जो सबसे मेन काम है वो एटीपी का हिस्सा है। एटीपी क्या है? अब एटीपी पौधों में जो है वो एक्चुअली एटीपी का मुखफ़्फ़फ़ बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि पौधों में जो है वो एनर्जी का सबसे मेन और अहम सोर्स है। तीसरा जो है वो फास्फोरस जो है वो फूल बनने में और बीज बनने के अमल में जो है वो अपना किरदार अदा करता है। चौथा जो है वो फास्फोरस जो है वो सेल डिवीजन और डेवलपमेंट, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें ग्रोथ के अमल के दौरान जब किसी चीज का साइज बड़ा होता है तो एक्चुअली जो है वो वहां पर उसकी सेल डिवीजन, सेल टूटकर नए सेल बन रहे होते हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। इसी तरह से जो फास्फोरस है वो पौधों की जड़ों की नशोनुमा में भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। अब जमीन में जो है वो फास्फोरस दो तरह का मौजूद होता है, एक ऑर्गेनिक फास्फोरस और दूसरा इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ऑर्गेनिक फास्फोरस वो होता है जो पौधे, जानवरों या जो जमीन में ऐसे जानवर जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनके जिस्म से जो या पौधों और जानवरों के गलने सड़ने के बाद जो हम फास्फोरस हमें हासिल होता है उसको हम ऑर्गेनिक फास्फोरस कहते हैं। ये बात याद रखिए क्योंकि ऑर्गेनिक जहाँ भी वह इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल हो, उससे मुराद ये होता है कि ये चीज हमें किसी जानदार चीज से हासिल हुई है। और इनऑर्गेनिक का लफ्ज जहाँ पे हमें इस्तेमाल हो वो मतलब ये होता है कि ये या तो ये जो है वो सिंथेटिक है, इंसान ने बनाई है, या ये किसी और जरिए से हासिल हुई है, किसी जानदार जरिए से हासिल नहीं हुई। तो इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है वो आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, और एल्यूमिनियम फॉस्फेटेस की शक्ल में जो है वो जमीन में मौजूद होता है। और या तो क्ले पार्टिकल, जमीन के ऐसे छोटे छोटे जर्रात होते हैं जिस पे फास्फोरस जो है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ से जो हमें फास्फोरस हासिल होता है इसको हम इनऑर्गेनिक फास्फोरस कहते हैं। तो ये दोनों तरह के जो फास्फोरस होते हैं वो जमीन में इतनी इंतहाई कम मिकदार में होते हैं कि जो पौधों की नशोनुमा के लिए काफी नहीं होते हैं। जबकि कुछ जमीनें जो है वो ऐसी होती हैं जिसके अगर हम पूरे एकड़ का जो है वो अगर हम मुवाजना करें तो उसमें फास्फोरस की मिकदार जो है वो आधा किलो से भी कम होती है। खादें डालें और फसल की जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करें, तब भी हम जो है वो फसल की जरूरत, फास्फोरस की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब फास्फोरस जो है वो पौधे को किस सूरत हाल में मुयस्सर होता है। जैसे ही हम डीएपी वगैरह या नाइट्रोफास या जो है वो एसएसपी वगैरह डालते हैं, तो वो सबसे पहले जो है वो ज़मीनी ज़रात के साथ जाके जुड़ जाती है, क्योंकि हमारी ज़मीनों का माहौल ऐसा होता है। तो वो हम अप्लाई करते साथ ही जो है वो हमारी ज़मीन की ज़रात के साथ जुड़ जाती है और पौधों की जड़ों तक जो है वो उसकी रसाई नहीं हो पाती और पौधा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक रिसर्च के मुताबिक जो हम जितनी फास्फोरस अप्लाई करते हैं उसका सिर्फ 20% हिस्सा जो है वो फसल को लगता है, बाकी हिस्सा ज़ाया हो जाता है। और उसके अलावा जो बहुत ही कम मिकदार जो है वो लीचिंग के ज़रिए जो है वो फास्फोरस की ज़ाया होती है। लीचिंग लीचिंग हम कहते हैं कि जो ज़मीन की तह है उससे जो है वो फास्फोरस का नीचे वाले हिस्से में चला जाना, जो कि पौधों की ज़रूर जो है वो पहुँच से दूर हो जाता है। इसके अलावा ज़मीनी जो ज़रात है, जब आंधी तूफ़ान वगैरह आते हैं तो ज़मीनें उड़ के जो मिट्टी के छोटे-छोटे ज़रात उड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और फसल जब ग्रो होती है तो उससे भी जो है वो ज़मीन की में जो है वो फास्फोरस की कमी हो जाती है। अब फास्फोरस जो है वो पौधा किस शक्ल में लेता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेटेज़। जो लोग पढ़े लिखे हैं या साइंस को जानते हैं वो इस टर्म को समझ सकेंगे। H2PO4 या H2HPO4 की शक्ल में जो है वो पौधा इसको हासिल करता है। इसको जो है वो हम अप्लाई डीएपी की शक्ल में करते हैं, लेकिन बाद में ये जो है वो पौधा जब इस शक्ल में तब्दील होगी तो पौधा इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। जिस तरह से हम गंदम जो है वो डायरेक्टली नहीं खा सकते, हम गंदम को पहले पिसवाते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर पकाते हैं और फिर खाते हैं। इसी तरह से कोई भी जो न्यूट्रिएंट है जैसे हम ज़मीन में डालते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उन सूरत हाल में बदलने के बाद जो है वो पौधे के लिए मुयस्सर होता है। अब जो है ये एक न्यूट्रिएंट है, जिस तरह से कुछ चीज़ें एक जो है वो एक-दूसरे के खिलाफ होती हैं, तो हम ज़मीन में कोई भी खाद डालते वक़्त इन 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। तो ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन से मुतल्लिक है कि ये चीज़ें एक-दूसरे के खिलाफ हैं। अब हम देख रहे हैं फास्फोरस पी, पी से मुराद फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो ज़िंक के जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि फास्फोरस जब भी डालें तो ज़िंक उस वक़्त अप्लाई नहीं करनी। अगर आपने ज़िंक अप्लाई करनी भी है तो कम से कम 15 से 20 दिन का वक़्फ़ा हो दोनों को इस्तेमाल करते वक़्त। इसी तरह से फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही जो है वो एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। कैल्शियम अब हमारी कौन-सी खादों में होता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम की जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। तो अगर हमने जिप्सम डालनी है तो साथ में डीएपी नहीं डालेंगे, और अगर हमें डीएपी डालनी है तो साथ में जिप्सम नहीं डालेंगे। ये थोड़ी-सी एहतियातें होती हैं जो हमें जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके बाद जो है जैसे ही हम डीएपी को जो है वो ज़मीन में डालते हैं, तो उसके साथ होता क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अगर ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा वहाँ पर मौजूद होगा, तो फ़ॉस्फ़ोरस उसके साथ जाके जुड़ जाएगा और जब पौधे को चाहिए होगा, तो वो पौधे के लिए मुयस्सर होगा। या जो है वो अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद नहीं होगा, तो फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो नीचे लीच डाउन हो जाएगा, ज़मीनी के नीचे सतह में चला जाएगा, पौधों के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। या जो है वो दूसरा क्या हो सकता है
कि जो हमने डीएपी अप्लाई किया है वो सॉइल सोल्यूशन में, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसमें मौजूद होगा, और जब पौधे को चाहिए होगा तो पौधा उसे ले लेगा। या तीसरी सूरत हाल क्या होती है, ये फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है, हम इसको जैसे ही ज़मीन में डालते हैं तो ये आयरन, एल्यूमिनियम या कैल्शियम तीनों के साथ मिलकर जो है वो एक मुरक्कब बना लेता है। अब जब आयरन के साथ, लोहे के साथ या एल्यूमिनियम के साथ या कैल्शियम के साथ जब फास्फोरस मिल जाएगा तो वो पौधों के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा, पौधे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। या जो है वो क्ले पार्टिकल्स जो है वो ज़मीन में बारीक ज़र्रात होते हैं, जो फास्फोरस उनके साथ जाके जुड़ेगा तब भी वो पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वो सिर्फ 2 सूरत हाल में ही पौधे को मुयस्सर होगा, या वो सॉइल सॉल्यूशन जो ज़मीनी पानी है उसमें मौजूद हो, या जो पौधे में ज़मीन में नामियाती मादा या जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं उसके साथ अटैच हो, तब वही वो 2 सूरतों में पौधों के लिए मुयस्सर होगा। अगर वो आयरन, एल्यूमीनियम या कैल्शियम के साथ जाके मिल जाएगा तब भी, और सॉइल पार्टिकल्स क्ले के ज़र्रात के साथ जब जाके मिल जाएगा तब, ये दोनों सूरतों में जो है वो पौधे के लिए मुयस्सर नहीं होगा। तो अगर हम फास्फोरस का एक साइकिल देखें कि ये माहौल से पौधे किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इंसानों में आती है और दोबारा जो है ज़मीन में किस तरह से जाती है, तो इसका जो सबसे मेन सोर्स है, अब जो फास्फोरस है हम इसको कहाँ से हासिल करते हैं? जितनी भी खादें बनती हैं उन सब खादों का जो है वो हम रॉ मटेरियल कहें या जो मेन मुरक्कब कहें वो रॉक फॉस्फेट है। फॉस्फेट को इस्तेमाल करके जो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं वो डीएपी या एसएसपी या ट्रोफॉस वगैरह के फर्टिलाइज़र बनाती हैं। उन फर्टिलाइज़र को हम जैसे ही जो है वो ज़मीन में अप्लाई करते हैं तो वो क्या होती हैं, सॉइल सॉल्यूशन में जाती हैं। वहाँ सॉइल सॉल्यूशन से जो है पौधा इसको इस्तेमाल कर लेता है और अपने जिस्म का हिस्सा बना लेता है। जब वो पौधा इस्तेमाल कर लेगा तो वो पौधे के जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। उससे क्या होगा कि या जो है वो अगर उस पौधे को डायरेक्टली इंसान खाएगा तो वो इंसान के जिस्म में आ जाएगी, या उससे पौधे को जानवर खाएगा तो वो जानवर के जिस्म में आ जाएगी। अब जानवर और इंसान दोनों ही जब मरेंगे, या इनके जो फुज़ले से जो है वो उसके फुज़ले में जो फास्फोरस मौजूद होगा, या मरने के बाद जो है वो फास्फोरस दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा। या जो फसल है इसको हम जो है वो ज़मीन में मिला देते हैं तो इसमें जो फ़ॉस्फ़ोरस मौजूद होगा वो भी दोबारा ज़मीन का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से ये जो है वो एक साइकिल चलता रहता है, क्योंकि कुदरत ने एक अमल रखा है, अगर हम सारा ही फ़ॉस्फ़ोरस एक डायरेक्शन में चला जाएगा, साइकिल हम कहते हैं गोल चक्कर को। अगर हम सारा एक डायरेक्शन में चला जाएगा तो वो एक वक़्त आएगा कि जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, एक साइकिल में चलती रहती है और उसकी मिकदार जो है वो वहाँ पर कायम रहती है। इस तरह से फास्फोरस ज़ाया की शक्ल में होता है, ज़ाया 2 शक्लों में होता है, या तो सॉइल इरोजन हो, मिट्टी के ज़र्रात वहाँ से उड़कर किसी और जगह चले जाएँ, या जो है वो ज़मीनी ज़र्रात के साथ जुड़ जाए, या जो है वो आयरन, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के साथ जुड़ जाए। इन 3 सूरतों में जो है वो फास्फोरस ज़ाया हो जाती है और हमारे पौधे को अवेलेबल नहीं होती। अब अगर फसल में फास्फोरस की कमी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फास्फोरस की कमी है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि फसल लगाते साथ ही अगर हमारी फसल जो है वो ग्रो नहीं कर रही, तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो उसमें हमें ये पता चलेगा कि इसमें फास्फोरस की कमी है। उसके बाद जो है वो पौधे जो हैं वो डार्क ब्लूइश ग्रीन हो जाते हैं, मतलब जो है वो नीले तरह के जो है वो उसपे नज़र आता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीर में नीलापन जो है वो इसमें ज़ाहिर हो जाता है, या पर्पलिश पर्पल जामुनी तरह का रंग जो है वो पौधे के साइडों पर या पत्तों में ज़ाहिर हो, और जो है वो उसमें दो जो है वो उसकी ग्रोथ रुकी हो, तो हम ये दोनों सूरतों में कह सकते हैं कि इसमें फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी बहुत ही नुमायाँ जो है वो देखी जाती है, क्योंकि इस तरह की जो रंगत है वो किसी भी कमी की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पीलापन फसलों में ज़ाहिर होता है, तो उससे जो है वो पोटेशियम या नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन उनके जो है वो अमल दूसरे हैं। लेकिन अगर उसमें पर्पलिश या जामुनी रंग ज़ाहिर हो तो ये साफ ब-ज़ाहिर हो जाता है कि इसमें फास्फोरस की कमी है। ये जिस तरह से हम देख सकते हैं कि मकई के पौधे में जो है वो ये नीलापन ज़ाहिर हो रहा है, जामुनीपन, और इस तरह से इस पत्ते में भी जामुनीपन ज़ाहिर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फास्फोरस की कमी है। अब फास्फोरस जो है वो किन फैक्टर्स, कौन से जो है वो ऐसे असरात हैं जो फास्फोरस के अमल पर फास्फोरस को पौधों के जज़ब जिस्म के जज़ब होने तक जो है वो असरात करते हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? और सबसे पहला फैक्टर जो है वो पीएच है, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है एग्रीकल्चर में, जो कि पीएच क्या है कि उसको हम तेज़ाबियत भी कह देते हैं और ज़मीनी बुखार भी कह देते हैं। अब हमारी जो एसिडिक कंडीशन होगी, अगर पीएच जो है वो 8 से जो है वो नीचे होगी, उसमें जो है वो फास्फोरस क्या करेगा कि आयरन और एल्यूमीनियम के साथ जाके मिल जाएगा और जो है वो पौधे के लिए अनअवेलेबल होगा। अब फास्फोरस पौधे के लिए अवेलेबल कब होगा? जब उसकी ज़मीन की पीएच जो है वो 6 से 7 के दरमियान में होगी। अगर हम इस टेबल में देखें, तो यहाँ से देखें तकरीबन जो है वो
6.3 से, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, इस ग्रीन हिस्से में जो है वो ये फास्फोरस पौधे के लिए अवेलेबल होगा। तो 6.3 से लेके तकरीबन ये 7 पॉइंट जो है वो 3 तक जो है वो फास्फोरस पौधे के लिए मुयस्सर होती है। इसके अलावा पीछे पीछे देखें या से ज्यादा देखें तो जो है वो फास्फोरस पौधे के लिए मुयस्सर नहीं होती। अब फास्फोरस के साथ जो है वो अगर हम दूसरी खादें इस्तेमाल करें तब भी जो है वो फास्फोरस पौधा जो है वो फास्फोरस को ज्यादा इस्तेमाल करता है। पोटाशियम और फास्फोरस जो है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा हामी हैं, एक दूसरे को जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जो है वो हम डीएपी के साथ जो है वो एक बैग एमओपी का या एसओपी का डालते हैं, ताकि दोनों जो है वो एक दूसरे के असर को बढ़ाएं और फसल को ज्यादा से ज्यादा लगें। दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम नामियाती मादा कहते हैं, जिसको हम बहुत ही जो है वो इग्नोर करते हैं, इस पे जो है वो हम खास ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हमारी ज़मीनें पहले ही नामियाती मादा की कमी का बाय शिकार हैं। और दूसरा जो है वो हम फसल लगाते वक्त इस चीज़ को इस्तेमाल भी नहीं करते। इसका फ़ायदा ये है कि हमें फार्म यार्ड मैन्योर, गोबरी गली सड़ी खादें, या जो है वो हमें कोई ऐसी किसी भी कंपनी का अच्छा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी ज़मीनें में जो है वो नामियाती मादा की कमी ना हो, और जो हमारी दूसरी जो खुराकी ज़रात हैं वो उसमें जाके जुड़ें और पौधों के लिए अवेलेबल हों। अब जो है वो फास्फोरस को अप्लाई करना जो है वो ये भी एक बहुत, अप्लाई करने का वक़्त जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस वक़्त जो है वो अप्लाई करते हैं फास्फोरस को। अगर अब हम जो है वो फास्फोरस को तब अप्लाई करें जब पौधे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। तो आखिर देखा जाता है कि शुरू के लम्हात में जो है वो फास्फोरस पौधे को ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए जो है वो हम बेसल अप्लाई करते हैं फास्फोरस को, डीएपी को या एसएसपी को या नाइट्रोफास को। और इसके अलावा जो बैंड एप्लीकेशन है, मतलब कि जब हम जो पौधे की लाइनों में जो है वो हम फास्फोरस को डालेंगे तो उसको हम बैंड एप्लीकेशन कहेंगे, ताकि हमारी फास्फोरस ज़ाया ना हो। अब इस तरह से जो सॉइल का टेम्परेचर है, क्योंकि सॉइल का भी एक दर्जा हरारत होता है, और इस तरह से पौधा ज़मीन में जो एरेशन है, जो हवा का गुज़र है, और मॉइस्चर जो है वो नमी और कॉम्पैक्शन सख्ती, ये चारों फैक्टर्स भी जो है वो फास्फोरस की जो है वो अवेलेबिलिटी पे असरअंदाज करते हैं। अगर जो है वो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो उससे क्या होगा कि जो पौधे ज़मीन में जो है वो हवा का गुज़र-बसर कम होगा, और जो कि अल्टीमेटली फ़ॉस्फ़ोरस की कमी का बाइस बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी फसल लगाते वक़्त फसल ज़मीन में एक दफ़ा राजा हल या चीज़ल प्लो लाज़मी इस्तेमाल करें, ताकि ज़मीन के अंदर जो सख्तपन है वो ख़त्म हो। इस तरह से जो है वो स्टार्टर फर्टिलाइज़र जो कि वाटर सोल्युबल हों, जो कि पानी में बहुत ज़्यादा हल पज़ीर हों, वो भी जो है वो पौधे की फसल को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ को बढ़ाती हैं। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा नमी हो या कॉम्पैक्शन जो है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो, तो ये दोनों चीज़ें भी जो है फास्फोरस की जो है वो ज़रूरियात को कम करती हैं। अब अगर हम सारी प्रेज़ेंटेशन को एक की पॉइंट में जो है वो तब्दील करें, तो या कि उसकी हम समरी निकालें, तो फास्फोरस जो है वो दूसरा अहम मुरक्कब है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा अहम इसमें मैसेज ये है कि फास्फोरस जो है वो आयरन, एल्यूमीनियम या क्ले पार्टिकल क्या होते हैं, ज़मीन में जो है वो बहुत छोटे-छोटे ज़र्रात होते हैं। उनके साथ जब जुड़ जाता है तो वो पौधे के लिए मुयस्सर नहीं होता, और वहाँ पे जाके वो फिक्स हो जाता है। और जो हम खादें अप्लाई करते हैं उसका सिर्फ़ 20% हिस्सा ही जो है वो फसल को लगता है, बाकी जो 80% हिस्सा होता है वो ज़मीन में ज़ाया हो जाता है। फ़ॉस्फ़ोरस जो है वो ज़िंक के मुतल्लिक जो ज़िंक की खादें हैं उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो इसलिए ज़िंक अप्लाई करते वक़्त या फ़ॉस्फ़ोरस ज़मीन में डालते वक़्त इन दोनों बातों का ख़्याल रखें कि इन दोनों को डालते वक़्त उनके दरमियानी फ़ासला जो है वो 15 से 20 दिन लाज़मी होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहें कि जी जितनी भी फ़ॉस्फ़ोरस के मतलब खादें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तो हम कहेंगे जी रॉक फ़ॉस्फ़ेट एक पहाड़ है, जहाँ से रॉक फ़ॉस्फ़ेट का पहाड़ है, जहाँ से जो है वो रॉक फ़ॉस्फ़ेट को ला के उसको जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील कर देते हैं, डीएपी में, नाइट्रोफ़ॉस में, एसएसपी में, ठीक है? उसके अलावा जो है अगर हम सबसे मेन क्या चीज़ देखें, तो फ़ॉस्फ़ोरस की जो कमी है, वो पर्पलिश जामुनी तरह के पत्ते, रंग के पत्ते जो है वो अगर हमें फसल में शो हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फ़ॉस्फ़ोरस की कमी है। दू सबसे आखिरी बात जो है वो ये है कि फ़ॉस्फ़ोरस की कमी जो है वो हमें पुराने पत्तों पर सबसे पहले ज़ाहिर होती है,
क्योंकि जब फास्फोरस की कमी होगी किसी भी फसल में, तो पौधा क्या करता है कि नए पत्ते बन रहे होते हैं, तो पौधा क्या करता है कि अपने पुराने पत्तों में से फास्फोरस को लेके नए पत्तों में दे देता है। जब फास्फोरस पुराने पत्तों से नए पत्तों में चली जाएगी, तो पुराने पत्तों में जो है फास्फोरस की कमी हो जाएगी, और वहां पर जो है वो फास्फोरस अपनी कमी को जाहिर कर देगा, वहां पे जामुनी रंग जाहिर होगा। जिस तरह से वालदेन क्या करते हैं, अगर बच्चे भूखे हों तो वालदेन अपनी खुराक का हिस्सा जो है वो बच्चों को दे देते हैं। इसी तरह से पौधा क्या करता है कि पुराने पत्ते जो कि अब वो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं, उसमें से फास्फोरस निकाल कर नए पत्तों में दे देते हैं, ताकि उन नए पत्ते या बच्चों की जो है वो नशोनुमा पूरी हो। तो पुराने पत्तों पर जो है वो हमें फास्फोरस की कमी सबसे पहले जाहिर होती है। ये था जी मेरी आज की प्रेजेंटेशन फास्फोरस के मुतालिक। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लाजमी पूछें, मैं अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपके सवाल जो है वो मेरे भी इल्म में इजाफा करेंगे। बहुत मेहरबानी।